हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो इससे पहले जो आपकी क्लास हुई थी, पहली बात तो ये बता दें कि यह क्लास सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कॉमन टॉपिक है। ठीक है, इससे पहले जो क्लास हुई थी अधिगम हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। तो अधिगम में सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे अधिगम के नियम, है ना। अधिगम के मुख्य नियम पढ़ेंगे, अधिगम के गौण नियम पढ़ेंगे। ओके, अधिगम के नियम पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग अधिगम के मुख्य नियम पढ़ेंगे, जिसमें तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। फिर अधिगम के गौण नियम पर नजर डालेंगे, सेकेंडरी जो लॉज हैं ऑफ लर्निंग के, उनको पढ़ेंगे। उसके बाद शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाले क्या कारक हैं, तो वो हमारे 5 कारक हैं, उनको पढ़ेंगे। विद्यार्थी से संबंधित कारकों को जानेंगे। ठीक है, तो आज हम इतना इस क्लास में सीखेंगे। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, अगर इससे पहले वाली क्लास आपने देखी है, उसको अच्छे से समझा है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से क्लास को समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अधिगम अधिगम आप लोग सीख गए थे, अच्छे तरीके समझ गए थे, बहुत अच्छी बात है। तो क्या आपको एक बात बताइए, जो मैंने थॉर्नडाइक पढ़ाया था, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, अधिगम का जो सिद्धांत है, क्या उसमें आपको थॉर्नडाइक की बिल्ली याद है कि थॉर्नडाइक की जो बिल्ली थी उसके साथ क्या क्या हुआ था? 1 मिनट के लिए मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूं, थोड़ा बैक चलते हैं हम लोग, फिर आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें टोटल कहानी उस बिल्ली और थॉर्नडाइक की ही है ना। तो 1 मिनट के लिए पीछे चलेंगे, फिर आप क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग। देखिए, थॉर्नडाइक को क्या करना था, सिद्धांत अपना जो है प्रूव करना था। तो उन्हें क्या करना था, जैसे प्रयोग करके देखना था। उन्होंने क्या किया कि एक भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया, है ना। और क्या हुआ कि जो पिंजरा था उससे बाहर उन्होंने क्या रख दिया, भोजन रख दिया या मांस रख दिया, जो भी कुछ रख दिया बिल्ली के लिए। ठीक है, जो पिंजरा था उसके अंदर उन्होंने एक खटका लगा दिया। अगर बिल्ली उस खटके को दबाएगी तो उसको खाना मिलेगा। तो क्या हुआ, बिल्ली जो थी वो अंदर कूदती रही, उछलती कूदती रही, अचानक से उसका पैर पड़ जाता है, उसे खाना मिल जाता है। फिर जब अनेकों बार यह प्रयास किया गया, ऐसा प्रयोग किया गया, तो क्या हुआ कि अब बिल्ली को धीरे धीरे समझ आने लगा कि ये जो खटका है, अगर मैं इसके ऊपर पैर रखूंगी तो क्या होगा, मुझे खाना मिल जाएगा। धीरे धीरे अब वो कुछ नहीं करती थी बिल्ली, सीधा जब भूख लगती तो उठा के खटका दबा देती थी, उसको खाना मिल जाता था, है ना। तो ये जो था कि वहां पे उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच संबंध स्थापित हो रहा था या हो गया था। तो इस प्रकार से लास्ट में फिर थॉर्नडाइक ने कहा कि जब हम किसी काम को करने में त्रुटि या भूल करते हैं और फिर बार बार प्रयास करके जो गलतियां होती हैं उनकी संख्या क्या होता है कि कम या समाप्त हो जाती हैं, और यह स्थिति प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना कहलाती है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी उनकी कहानी थी। अब आगे शुरू करते हैं। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया है। ठीक है, क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी। इधर 2 दिन शायद गैप हो गया, 1 दिन, हाँ एक गैप हुआ 1 दिन का, तो चलो अब कोशिश करेंगे गैप ना हो। और प्रारंभ में उन्होंने सीखने के केवल 3 नियमों का ही प्रतिपादन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका बीएड हो, टेट, सीटेट हो, सुपर टेट हो, हर चीज के लिए ध्यान से पढ़िएगा। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर सीखने के जो नियम थे उनको प्रतिपादित किया। स्टार्टिंग में उन्होंने केवल 3 नियम दिए थे। कितने शुरुआत में दिए थे? 3 नियम दिए थे। ठीक है, जिन्हें हमने क्या कहा, सीखने के मुख्य नियम। ठीक है, शुरुआत में उन्होंने 3 नियम दिए, जिनको हमने क्या कहा, सीखने के मुख्य नियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आराम से, बढ़िया से, मस्त तरीके से सीखिए, बहुत अच्छे से, विदाउट प्रेशर। इसके बाद उन्होंने क्या किया, अन्य 5 नियम का प्रतिपादन किया, जिन्हें सीखने के गौण नियम कहते हैं। पहले 3 दिए, फिर 5 दिए। जो 3 थे वो मुख्य थे, जो 5 थे वो गौण है, वो सेकेंडरी में आ जाएंगे, और ये 3 प्राइमरी में आ गए। अब जो सीखने के मुख्य नियम है उनको धीरे धीरे पढ़ लेते हैं, कौन सा नियम क्या कहता है। नंबर 1 तो तत्परता का नियम। इसका मतलब ये होता है कि सीखने वाले व्यक्ति के अंदर तत्परता होनी चाहिए, व्यक्ति तैयार होना चाहिए सीखने के लिए। अगर व्यक्ति सीखने के लिए तैयार नहीं है, उसके अंदर लगन नहीं है, तत्पर नहीं है वो, तो वो ही कांट लर्न, तो वो नहीं सीख सकता है। ठीक है, थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया है कि सीखने के लिए यह आवश्यक है कि सीखने वाला सीखने के लिए तैयार हो, तत्पर हो,
है ना, उसके अंदर लगन हो, तभी वो सीख सकता है। ऐसे हम किसी को जबरदस्ती थोड़ा ना सिखा सकते हैं। जब सीखने वाले के सामने कोई समस्या होती है और वह उसे हल करने के लिए प्रयत्न करता है। किसके सामने? जब सीखने वाले के सामने कोई समस्या होती। सीखने वाला कौन है? आप, मान लीजिए आप हैं या मैं हूं, हम लोग सीख रहे हैं और हमारे सामने कोई समस्या अगर खड़ी हो जाती है तो वह उसे हल करने के लिए प्रयत्न करता है, तो हम कहते हैं कि वह सीखने के लिए तत्पर है। भाई हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, हम उसको बार बार सॉल्व किए जा रहे हैं, बार बार सॉल्व किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब अंदर से क्या है? हमारे अंदर तत्परता है, हम सीखने के लिए तत्पर हैं कि यार कैसे होगा, हमें सीखना है, ये कैसे होगा, हमें सीखना है। तो ये तत्परता होती है। जब तक मनुष्य के अंदर तत्परता नहीं होती है तब तक वो सीख नहीं पाता है, ना तो उसको कोई सिखा पाता है। आपके क्लास में कोई बालक आ जाता है, अगर वो सीखने के लिए तैयार नहीं है तो चाहे आप लाख जतन कर लो, बच्चे को सिखा नहीं पाओगे, गारंटी है इस बात की। ठीक है, जब तक बच्चे के अंदर से, उसके अंदर से आग नहीं निकलेगी, वो अंदर से नहीं चाहेगा सीखना, तब तक आप सिखा नहीं सकते उसको। आगे क्या लिखा है? जब तक मनुष्य सीखने के लिए तत्पर नहीं होते तब तक ना वे स्वयं सीख पाते हैं, ना कोई उनको सिखा पाता है ना। कहते हैं ये बच्चा पढ़ता नहीं है, बुद्धि नहीं इसके पास, बेवकूफ है, वो सीखने के लिए तैयार ही नहीं है, वो सीखना ही नहीं चाहता है ना। इसलिए आगे कौन बढ़ पाता है? आगे वो बढ़ पाता है जो हमेशा सीखने के लिए तत्पर, तैयार रहता है, हर स्टेप पर सीखता रहता है। वही व्यक्ति लाइफ में बेस्ट और बेहतर कर जाता है। जो चाहते ही नहीं सीखना, अरे बस जो मिल रहा है वो ठीक है, खा लो पी लो सो जाओ आराम करो, वो कभी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हमें सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, हर पल सीखते रहना चाहिए। अतः आवश्यक है कि सर्वप्रथम विद्यार्थियों को सीखने के लिए तत्पर किया जाए। ठीक है, सबसे पहले विद्यार्थियों को सीखने के लिए तैयार किया जाए कि आप सीखने के लिए उनको ऐसा मोटिवेशन दिया जाए, कुछ कहानियां सुनाई जाए, या जो कहानियों को मतलब जो भी हमारे जो बड़े बड़े जो भी विद्वान हुए जो भी हैं, है ना, उनकी कहानियां सुना करके हम उनको तत्पर तैयार कर सकते हैं। तत्परता ध्यान केंद्रित करने में सहायता देती है। अगर बालक सीखने के लिए तैयार है, वो तत्पर है, तो उसका फोकस भी रहेगा पढ़ाई पर, उसका ध्यान भी कंसंट्रेट होगा, है ना। लेकिन जब तैयार नहीं है तो ध्यान उसका भटकता ही रहेगा। और विद्यार्थी किसी भी कार्य को शीघ्र सीख लेता है। अगर आप सीखने के तैयार हैं तो 100% आप सीख जाएंगे। जो बच्चे सीखने के लिए तैयार हैं, जो क्लास लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो हम हर समय वेट करते हैं कि सर का कब क्लास आए और हम पढ़ें, है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खाली बस चैनल सब्सक्राइब है, पढ़ना कभी नहीं है ना। तो ये क्या है कि बस कर लिया है सब्सक्राइब, नहीं तो पढ़ना तो है ही नहीं। और उसके बाद पढ़ते भी हैं तो उसके बाद उनको कोई मजा नहीं आता, मतलब बस मजबूरी में देख रहे हैं कि यार देख लें, हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ा फंसी जाए एग्जाम में। उन्हें सिखाने में संतोष भी मिलता है। भाई अगर मैं सिखा रहा हूं, आपके नंबर अच्छे आ जाएं तो हमें भी बड़ा संतोष मिलेगा। और जितने भी कमेंट आते हैं, सर आपने बहुत अच्छा करवाया था, बीट सेकंड ईयर में हमारे इतने % मार्क्स आए हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि चलो यार हमारी मेहनत कहीं ना कहीं सफल हो रही है। आप लोगों के जब अच्छे कमेंट देखता हूं ना, तो अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि अरे यार बताओ, बच्चों को अच्छा तो लग रहा है, कम से कम मैं समझा तो पा रहा हूं, मैं सिखाने का प्रयास तो कर रहा हूं और बच्चे हमारे सीख रहे हैं। सीखने के लिए तत्पर नहीं होने पर उन्हें सीखने की क्रिया से असंतोष मिलता है, वे चिढ़ जाते हैं, खींच उठते हैं। जब सीखने के लिए तैयार नहीं है, जबरदस्ती किसी पर बोझ ला दोगे तो वो तो चिढ़ ही जाएगा। व्यक्ति कब संतोष प्राप्त करता है और कब उसे असंतोष होता है, इसके लिए थॉर्नडाइक ने 3 परिस्थितियां बताई हैं। कौन कौन सी बताई हैं, जरा इन पे नजर डाल लेते हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि जब व्यक्ति कार्य करने के लिए तत्पर हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी बालक हो, जब वो काम करने के लिए तैयार है और उसे काम दे दिया जाता है तो इससे उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है, संतोष मिलता है। भाई मैं काम करना चाह रहा हूं, मैं काम करने के लिए तैयार हूं, मुझे काम भी मिल गया, है ना, और मेरा काम हो गया, मुझे सेटिस्फैक्शन मिल गया, संतोष मिल गया मुझे। और जब मैं किसी कार्य को करने के लिए तैयार होता हूं और मुझे कार्य नहीं मिलता है तो क्या होता है, उससे मैं सेटिस्फाई नहीं होता हूं, मैं असंतोष यानी मैं खिंच जाता हूं, चिढ़ जाता हूं, जो भी कुछ है। मैं काम करना चाह रहा था, आपने मुझे काम करने को दिया नहीं। दूसरा नियम। तीसरा नियम कि जब मैं काम करने के लिए तैयार नहीं हूं, है ना, और फिर भी आप मुझे काम दिए जा रहे हो, मैं काम करना नहीं चाहता और आप मुझे काम दे रहे हो,
तो इससे क्या होगा, मेरे अंदर असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाएगी, मैं खींच सकता हूं, मैं चिढ़ सकता हूं, मुझे गुस्सा आ सकता है ना, ये चीजें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा तत्परता का नियम। तत्परता के नियम में एक लाइन याद रखना कि इसमें सीखने वाला बच्चा तत्पर हो तभी हम उसे सिखा सकते हैं। अगर बालक सीखने के लिए तत्पर और तैयार नहीं है तो हम चाहे लाख जतन कर ले, हम बच्चे को सिखा नहीं सकते, किसी का बाप उनको नहीं सिखा सकता। आगे बढ़ते हैं, सॉरी। अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। देखिए, थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया है कि यदि सीखने की क्रिया की आवृत्ति होती है, उसके दोहराने के अवसर नहीं मिलते, उसका प्रयोग नहीं किया जाता, तो कुछ दिनों बाद विस्मृत हो जाता है। यानी कि आज मैं आपको ये क्लास दे रहा हूं, आप अगर इसको दोबारा भविष्य में रिवाइज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली भूल जाएंगे, धीरे धीरे भूलने लगते हैं। ठीक है, कि यार 5 गौण नियम थे, 3 मुख्य नियम थे, कि या फिर ऐसा तो नहीं था कि 5 मुख्य थे 3 गौण थे। कुछ दिनों बाद ऐसा मिक्सअप हो सकता है, भूल सकते हैं, ये सब चीजें होती हैं। जो भी वर्क आपको दिया जाता है, अगर आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो विस्मृत हो जाएगा, आप धीरे धीरे उसको भूलने लगेंगे। इसलिए इसे प्रयोग एवं अनुप्रयोग का नियम, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज भी कहते हैं। ठीक है, अतः आवश्यक है, क्या आवश्यक है, कि बालकों को जो कुछ सिखाया जाए उसकी आवृत्ति की जाए, उसका रिवीजन किया जाए। जो भी आपको सिखाया जा रहा है आप उसका रिवीजन करें, है ना। हमारी क्लास नहीं आती है तो आप दोबारा से क्लास देख सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं, या जितनी क्लासेज आपने पहले देखी उसमें से कोई रिवाइंड कर सकते हैं। उसे दोहराया जाए और समय समय पर उसका उपयोग भी किया जाए। उपयोग कैसे कर सकते हैं, मान लिया क्लास में आप गॉसिप कर रहे हैं, ठीक है, तो गॉसिप नहीं करनी है, वहां बैठ के एक दूसरे से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। अच्छा बताओ थॉर्नडाइक ने क्या क्या किया था, उसके कौन से मुख्य नियम थे, अच्छा बताओ अभ्यास के नियम में क्या क्या बताया है, इसके नियम में क्या बताया है, उसके नियम में क्या बताया है, ये सब चीजें होती है ना। वहां पे जो डिस्कशन होता है वो 100% हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाता है, जो हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते हैं बैठ करके, है ना। चलिए, इस नियम की आलोचना भी हुई है। पहली यह कि सीखने की प्रक्रिया केवल अभ्यास पर ही निर्भर नहीं करती है, अभ्यास के अलावा अधिगम के लिए क्या होना चाहिए। ऐसा थोड़ा कि हम टोटल एक्सरसाइज करते जाएं, रिवाइज करते जाएं, उसके लिए हमें अधिगम सीखने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे अंदर समझ भी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सूझ, हमारी इंसाइट यानी कि हमारी अंतर आत्मा भी उसको सीखने के लिए तैयार हो, तभी हम सीख सकते हैं। दूसरी आलोचना कहती है कि यह कि अधिगम केवल अभ्यास अथवा रिवीजन पर निर्भर नहीं होता। यदि ऐसा होता तो बिल्ली प्रयत्न एवं भूल की बार बार आवृत्ति के कारण सही एवं गलत दोनों अनुक्रियाओं को याद रखती। अगर ऐसा होता, अगर हम किसी काम को बार बार करके सीख रहे होते, आलोचना है इसकी, क्या है कि अगर हम किसी काम को बार बार करके सीख रहे होते तो बिल्ली दोनों चीजें याद रखती कि गलत कैसे होता है, सही कैसे होता है। अगर मैं इधर उधर उछलती कूदती रहूंगी तो ये नहीं दबेगा, मैं सीधे इस पे पैर रखूंगी दब जाएगा। यानी कि जो उसने गलत किया वो भी याद रखती, सही जो किया उसने वो भी याद रखती। लेकिन वास्तविकता यह है कि बिल्ली ने क्या किया, केवल सही अनुक्रिया को ही याद रखा। ठीक, थॉर्नडाइक ने इन कमियों को महसूस किया और बाद में उन्होंने इस नियम में क्या किया, संशोधन किया। संशोधन करके नियंत्रित अभ्यास का नियम, क्या किया, नियंत्रित अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ कंट्रोल्ड प्रैक्टिस का प्रतिपादन भी किया। ठीक है, इस नियम के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में अभ्यास या आवृत्ति के साथ क्या हुआ, मतलब ध्यान भटकने लगता ना आप लोग अगर कलर चेंज कर दे तो, है ना। अभ्यास या आवृत्ति के साथ साथ अर्थ को समझने, तर्क करने, विचारों में सामंजस्य एवं संकेतों का अनुसरण आदि कई क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, यह था हमारा अभ्यास का नियम। इसमें आपको एक लाइन क्या याद रखनी है, इसमें आपको एक लाइन ये याद रखनी है कि व्यक्ति क्या है, अगर किसी काम को रिवाइज नहीं करता है तो वो धीरे धीरे भूलने लगता है। इसलिए आवश्यक है कि हमको जो भी कुछ सिखाया जाए उसको दोहराया जाए और समय समय पर उसका प्रयोग किया जाए। ठीक है, ये 4 लाइनें याद रखना। आलोचना आप धीरे धीरे अपने आप याद रख लेंगे, है ना, कि अगर ऐसा होता तो बिल्ली जो है गलत भी सीखती, अच्छा भी सीखती, हर तरीके से, है ना। तो ये आलोचना आप धीरे अपना बस थोड़ा एक बार देख लेना। हर एक हेडिंग के बारे में 2-2 लाइनें लिख लिया करो। जैसे मैंने अभ्यास का नियम में इतना पढ़ाया, इतना, है ना, इतना पढ़ाया है। ठीक है, अब इतने सारे में आपको पूरा तो लिखना नहीं है,
अभ्यास का नियम अपने पास एक कॉपी पेन रखा करो, उसमें अभ्यास का नियम लिख करके उसमें 2 लाइनें लिख लो कि सर ने अभ्यास के नियम में क्या बताया है कि इस नियम के अकॉर्डिंग हमें जो भी कुछ पढ़ाया जाए हम उसको दोहराएं, समय समय पर उसको दोहराया जाए और प्रयोग किया जाए। ठीक है, ये कहता है अभ्यास का नियम, जो भी कुछ सिखाया जाए उसका रिवीजन किया जाए, इतना याद रखो। इससे क्या रहेगा कि पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घूमता रहेगा। 3rd नंबर, आगे बढ़ते हैं, प्रभाव का नियम देखिए, लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है। देखिए लॉ ऑफ इफेक्ट, थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की क्रिया के परिणाम से, किसी व्यक्ति की क्रिया यानी कि व्यक्ति ने कोई काम किया, उसके रिजल्ट से व्यक्ति को संतोष प्राप्त होता है। मैंने कोई भी काम किया है ना, फिर उसका जो मुझे आउटपुट मिला, जो मुझे रिजल्ट मिला, उससे क्या हुआ, मुझे सेटिस्फैक्शन हुआ, मुझे संतोष प्राप्त होता है, तो फिर वो क्रिया मुझे करने में अच्छी लगेगी, है ना, और उसे मैं सीख भी जाऊंगा। लेकिन अगर उससे कोई मुझे संतोष नहीं प्राप्त होता है, मैं सेटिस्फाई नहीं होता हूं, मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो मैं उसे क्यों करूंगा, है ना। परिणाम स्वरूप उसे सीख भी नहीं पाता है और वो व्यक्ति उसे सीखना भी नहीं चाहता है कि यार इसका मुझे कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, मैं इसको सीख नहीं पा रहा हूं, बेहतर कर नहीं पा रहा हूं, तो व्यक्ति उसको छोड़ देता है, नहीं करता है। मनोवैज्ञानिकों ने इस नियम की व्याख्या करते हुए कहा कि प्रभाव के नियम में किसी उद्दीपक या फिर अनुक्रिया में संबंध प्रभाव के आधार पर मजबूत अथवा कमजोर होता है। जब संबंध ऐसा होता है कि उससे बालक पर संतोषजनक प्रभाव पड़ता है तो इनके संबंध की शक्ति में दृढ़ता आती है। जब जो है संबंध ऐसा हो कि उनमें क्या हो, शक्ति में मजबूती आ जाए, मजबूत हो जाए, और जब असंतोषजनक प्रभाव पड़ता है तो शक्ति निर्बल हो जाती है। अतः उद्दीपक एवं अनुक्रिया के मध्य संबंध को स्थापित होना अनुक्रिया के संतोषजनक प्रभाव पर निर्भर करता है ना। जैसे थॉर्नडाइक ने थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली ने क्या किया, दरवाजा खोलने की क्रिया इसलिए सीखी क्योंकि इस अनुक्रिया के बाद उसे भोजन मिला था और उसे संतुष्टि भी मिली थी। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, आप सीख रहे होंगे। देखिए इस नियम की आलोचना इस बात को लेकर हुई कि प्रभाव के नियम में संतोषजनक प्रभाव और खींच दो ऐसी चीजें हैं, दो ऐसे पद ही आत्मनिष्ठ हैं, ये पशु के व्यवहार की व्याख्या ठीक ढंग से नहीं कर पाते। ये बड़ा मुश्किल काम है कि पशु को किसी क्रिया के बाद संतुष्टि हो रही है ना, बहुत मुश्किल काम है कि कोई काम करके पशु को संतुष्टि हो रही है, वो खुश है। मतलब बिल्ली वो पंजा मारती है, खो लेती है, खाना खा लेती है, आराम से चुप्पे अंदर सो जाती है, आराम करती है, फिर जब भूख लगती है खटका दबाती है, खाना खाती है, सेटिस्फाई है, वो आराम से संतुष्ट है, सो रही है, या फिर वो चिढ़ रही है, तो ये बड़ी बात है। दूसरी आलोचना इस बात को लेकर हुई कि इस नियम के अकॉर्डिंग प्राणी अनुक्रिया पहले करता है और उसे पुरस्कार बाद में मिल रहा है, पहले काम कर रहा है फिर पुरस्कार मिल रहा है ना। आलोचक कहते हैं कि घटना का प्रभाव आगे आने वाले समय में होता है। घटना का क्या प्रभाव होगा आने वाले समय में, है ना। प्रभाव जैसे मान लिया हम कोई काम कर रहे हैं, हमें उसका रिजल्ट फ्यूचर में मिलेगा, तो क्या घटना का प्रभाव हमारा क्या होगा, फ्यूचर में मिलेगा हमको। इसका प्रभाव उस अनुक्रिया पर कैसे हो सकता है जो घटना के पहले ही हो गई हो। इस आलोचनाओं के बाद भी इस नियम का उपयोग बालकों के अधिगम प्रक्रिया में किया जाता है। ठीक है, पुरस्कार और दंड का उपयोग इसी नियम की उपयोगिता को सिद्ध करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, जो हमारे अधिगम के 3 मुख्य नियम थे वो हमने सीख लिए। ठीक है, ये नियम किसने बताए हैं, थॉर्नडाइक ने बताए हैं 3 नियम। तत्परता का नियम, ठीक है, दूसरा बताया है उन्होंने अभ्यास का नियम, तीसरा बता दिया उन्होंने प्रभाव का नियम। ठीक है, ये 3 मुख्य नियम है। अब द्वितीय नियम या यूं कहिए सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग, अधिगम के गौण नियम क्या है, देखिए इनको पढ़ते हैं। देखिए क्लासेज लंबी ही आपको अटेंड करनी पड़ेंगी, बड़ी क्लासेस, है ना, नहीं तो मजा नहीं आएगा, सिलेबस बहुत बचा है और टाइम बहुत कम है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने की, बस आप लोग एक्टिव रहिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों तक चिल्ला चिल्ला के बताओ कि जो है हमारी क्लासेस चल रही हैं बीएड की, आप घर बैठ के आराम से रजाई में बैठ के पढ़ो, ठंडक बहुत है ना, स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, कॉलेज जाने की। अभिवृत्ति अथवा मनोवृत्ति का नियम, देखिए लॉ ऑफ एटीट्यूड और सेट ऑफ डिस्पोजिशन।
थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया कि यदि सिखाई जाने वाली सामग्री और सीखने के प्रति सीखने वाले की अभिवृत्ति सकारात्मक होती है, अर्थात उसकी मनोवृत्ति उसके अनुकूल होती है, तो वह शीघ्र सीख जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? अभिवृत्ति या फिर मनोवृत्ति का नियम क्या कहता है, एटीट्यूड या फिर डिस्पोजन, कि यदि सिखाई जाने वाली सामग्री, जो भी चीज आपको सिखाई जा रही है, और सीखने के प्रति सीखने वाले की अभिवृत्ति, और जो सीखना चाह रहा है उसकी क्या अभिवृत्ति है, ठीक है, सकारात्मक होती है, अर्थात उसकी मनोवृत्ति उसके अनुकूल होती है, तो वो जल्दी सीख जाता है। कोई काम है अगर वो हमारे अकॉर्डिंग है, हमारे अनुकूल है, हम उसको चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो हम जल्दी सीख जाएंगे। यह आवश्यक है कि सिखाए जाने वाली सामग्री सीखने वाले की अभिवृत्ति के अनुकूल हो, या फिर सामग्री के प्रति उसकी अभिवृत्ति जागृत की जाए, तभी वो सीख सकता है। फिर उन्होंने बताया बहु अभिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया कि जब मनुष्य के सामने कोई समस्या उपस्थित होती है तो वह उसके समाधान के लिए अनेक प्रयत्न करता है। भाई आपके सामने कोई भी समस्या आती है तो आप क्या करते हैं, कई तरीके लगा देते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, समाधान करने के लिए अनेक प्रयास करते हैं। अंत में जिस प्रयत्न से उसे सफलता मिलती है उनका वह चुनाव करता है, इसे ही अधिगम कहते हैं। लास्ट में आपने मान लिया कि किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए कई तरीके अपना लिए, फिर आपको कोई एक ऐसा तरीका मिल गया कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आप उस तरीके को हमेशा याद रखेंगे, उसको आप कई जगह यूज करेंगे कि अरे समस्या, वो ऐसी समस्या थी, ये भी वैसी समस्या है, चलो वही वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं। यही अधिगम है ना, व्यक्ति ऐसे अधिगम कर लेता, सीख लेता है। इसलिए यह आवश्यक है कि सीखने वाले को समस्या के अनेक समाधान सोचने और उनमें से सही का चुनाव करने का अवसर भी दिया जाए, कि समस्या के अनेक समाधान आप वो सोच सकता है और फिर सही का चुनाव भी कर सकता है। आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। देखिए थॉर्नडाइक ने बताया कि यदि समस्या के भागों में विभक्त कर एक एक भाग का समाधान खोजा जाता है, एक एक पार्ट का सॉल्यूशन ढूंढा जाता है, तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है ना। हम किसी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके जब उसको सॉल्व करते हैं तो उसका समाधान आसानी से हो जाता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सीखने वाले अक्सर समस्या के कुछ मुख्य तत्वों को छांट लेते हैं, है ना, उसके मेन पार्ट्स क्या हैं, और उन्हें अपनी अनुक्रियाओं को आधार बना करके समस्या का समाधान करते रहते हैं कि चलो धीरे स्टेप बाय स्टेप इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। यह सीखने की कैसी है, एक स्वाभाविक विधि है। अतः यह आवश्यक है कि विद्यार्थियों को अंश अंश से पूर्ण को ग्रहण करने का अवसर दिया जाए, यानी छोटे छोटे टुकड़ों से लेकर के उन्हें सिखाना शुरू किया जाए, और धीरे धीरे वो क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या को सॉल्व करना सीख जाएंगे। यहाँ देखो छोटी से चलेंगे, पार्ट में धीरे धीरे सॉल्व करना सीखेंगे और फिर पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख जाएंगे। ठीक है, आंशिक क्रिया हो गई, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट ये हटाएं जरा ऊपर से, चलिए हट गया। आंशिक नियम देखिए, हम लोग आंशिक पढ़ रहे थे, 3 4 देखिए, सदृशीकरण का नियम, लॉ ऑफ एनालॉजी, इसको देखिए, अच्छा है। थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया कि जब किसी व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या उपस्थित होती है तो वह उससे पूर्व उसी प्रकार की समस्या के समाधान में किए गए प्रयत्नों का स्मरण करता है, उनसे तुलना करता है और अनुकूल अनुक्रिया करता है। इस नियम को उन्होंने सदृशीकरण के नियम की संज्ञा दी है। मैंने अभी आपको बताया था जस्ट कि जो है हम लोग कोई भी अगर सवाल लगाते हैं तो उसमें जो फॉर्मूला या लगाते हैं, हमने 4 फॉर्मूले लगाए, सवाल नहीं लगा, हमने 5वां फॉर्मूला अप्लाई किया, सवाल लग गया, तो वो फॉर्मूला हमने दिमाग में रख लिया कि अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हमें कहीं मिलेगा तो हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। और आपको फिर क्या हुआ, फ्यूचर में कुछ समय बाद आपको वही सवाल, वही नहीं मतलब सेम उसी प्रकार का एक सवाल मिलता है और आपके दिमाग में वो वाला फॉर्मूला आ जाता है कि जिस फॉर्मूले से वो सवाल लगा था वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूं और आपसे सवाल लग जाता है। ये आपका सदृशीकरण कहलाता है। आवश्यक कि बालकों के तत्संबंधी पूर्व ज्ञान के स्मरण और प्रयोग के अवसर उनको प्रदान किए जाए। साहचर्य परिवर्तन का नियम देखिए, लॉ ऑफ एसोसिएटिंग शिफ्टिंग। थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली के सामने थोड़ी ऊंचाई पर मछली टांग दी थी, है ना, और बिल्ली को स्टैंड अप कहकर पिछले 2 पैरों पर खड़े होने की ट्रेनिंग दी। ठीक है, स्टैंड अप कहकर के
जो है 2 पैरों पर खड़े होने की ट्रेनिंग दी। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि बिल्ली केवल स्टैंड अप कहने से पर खड़ी हो जाती है ना। पहले स्टैंड अप कह के उसको सिखाया गया कि स्टैंड अप कहने पर 2 पैरों पर खड़े होना है। फिर जैसे ही मुंह से निकला स्टैंड अप, बिल्ली तुरंत खड़ी हो गई। वो जान गई कि स्टैंड अप का मतलब होता है 2 पैरों पर खड़े हो जाएं। पहली स्थिति में मछली उद्दीपक थी, है ना, और बिल्ली का पिछले 2 पैरों पर खड़ा होना इस उद्दीपक के प्रति बिल्ली की एक अनुक्रिया थी, एक एक्टिविटी थी। फिर दूसरी स्थिति में स्टैंड अप ध्वनि ने उद्दीपक का काम किया, है ना, और इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि 2 उद्दीपकों में साहचर्य स्थापित होने पर एक उद्दीपक के प्रति होने वाली जो अनुक्रिया है दूसरे उद्दीपक के प्रति भी होने लगती है। इसे उन्होंने साहचर्य परिवर्तन का नियम कहा है। यह नियम पावलोव के सिद्धांत का लगभग दूसरा रूप है। जो हमारा शिक्षण अधिगम होता है, जो टीचिंग लर्निंग होती है, उसमें कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। ठीक है, शिक्षण अधिगम किन किन कारकों से प्रभावित होता है उनको हम जान लेते हैं। ठीक है, तो आज हम कारक जानेंगे और क्लास को लास्ट करेंगे। ठीक है, इतने कारक हैं, तो भागना नहीं, पढ़ लेना। भागेंगे तो फिर रिजल्ट आपसे भाग जाएगा। ठीक है, आधे घंटे से ऊपर एक क्लास हो जाएगी, 40 मिनट की। सीखने की इच्छा, विल टू लर्न। देखिए, यदि विद्यार्थी में सीखने की इच्छा है तो नवीन ज्ञान उसे सरलता से सिखाया जा सकता है। भाई सीधी सी बात है, वही बात बार बार रिपीट हो रही है कि अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा है, तत्परता है, आप तैयार हैं, तो आपको नई से नई चीज भी सिखाई जा सकती है। और अगर भैया तत्पर नहीं है तो आपको कोई सिखा नहीं सकता, है ना, कोई माई का लाल आपको नहीं सिखा सकता, है ना। सीखने की इच्छा, रुचि अथवा अभिप्रेरणा बहुत सीमा तक अधिगम को प्रभावित करती हैं। सीखने की इच्छा होनी चाहिए, बालक का रुचि होनी चाहिए, अब मोटिवेशन होना चाहिए, ये सब चीजें बहुत वैल्यू रखती हैं। जिज्ञासु विद्यार्थी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी नया ज्ञान सीख लेते हैं। जो जिज्ञासु होते हैं, जो हमेशा सीखना चाहते हैं, वो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सीख लेते हैं, नई नई चीजों को ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो सीखने की इच्छा रखनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता या निष्पत्ति, देखिए विद्यार्थी की शैक्षिक योग्यता का अधिगम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि विद्यार्थी किसी विषय में पिछड़ा है तो उस विषय से संबंधित नवीन ज्ञान सीखने में उसे कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। भाई मान लिया कि आपको फिजिक्स नहीं आती है ना, आप फिजिक्स में बहुत पिछड़े हैं और अब आपको फिजिक्स में क्या कराया जाए, नई चीजें सिखाई जाए, तो क्या होगा, एक तो वैसे आप उसमें कमजोर हैं, ऊपर से आपको नई चीजें उसमें सिखाई जा रही हैं, कहां से आपके पल्ले पड़ जाएगा, है ना। यदि विद्यार्थी की किसी विषय में शैक्षिक योग्यता सामान्य से अधिक है तो विद्यार्थी आसानी से, भाई सामान्य योग्यता से अधिक आपको मतलब फिजिक्स जो है अच्छे से आती है, ठीक आती है, लगभग अच्छे से आती है, तो जो भी आपको नई चीज सिखाई जाएगी वो आप तुरंत गेन कर लेंगे, तुरंत कैच कर लेंगे, है ना, आसानी हो जाएगी। आकांक्षा का स्तर, लेवल ऑफ एस्पिरेशन, देखिए बालक की महत्वाकांक्षा पर अधिगम की सफलता काफी कुछ निर्भर करती है। बालक की महत्वाकांक्षा पर अधिगम की जो सफलता है काफी हद तक निर्भर करती है। जब तक विद्यार्थी में महत्वाकांक्षा नहीं होगी तब तक वो सीखने के लिए प्रयत्नशील भी नहीं होगा, है ना। अधिगम प्रक्रिया में अच्छे परिणामों की प्राप्ति की आकांक्षा पर अधिगम बहुत कुछ निर्भर करता है कि अरे हमारे, अब आप लोग जुटे पड़े, है ना, मतलब बढ़िया तरीके से कि हमारे अच्छे नंबर आ जाएं, अच्छे नंबर आ जाएं, तो ये क्या है, ये आपकी आकांक्षा है कि हमें अच्छे नंबर मिल जाएं। इसके लिए आप लर्निंग अच्छे से करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, जड़ तक पहुंचेंगे, बेहतर कर पाएंगे, तो ये भी एक बड़ी चीज है। इंटेलिजेंस, देखिए सीखना बहुत कुछ सीखने वाले की बौद्धिक क्षमता पर निर्भर करता है। सीखना बहुत कुछ सीखने वाले की बौद्धिक क्षमता पर भी तो निर्भर करता है। तीव्र बुद्धि वाले बालक कम बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा जल्दी सीख जाते हैं। जिनकी बुद्धि तेज है, जो पढ़ने में होशियार हैं, जो प्रतिभाशाली हैं, है ना, जो गॉड गिफ्टेड हैं, वो क्या है, जल्दी सीख जाते हैं। जिनकी औसत बुद्धि अच्छी है ना, विचार, कल्पना, तर्क, चिंतन, निर्णय शक्ति सभी बुद्धि से संबंधित है और अधिगम में इनकी विशेष भूमिका होती है। इसलिए जिनकी बुद्धि अच्छी है वो जल्दी सीख जाते हैं, पिछड़े बालक पिछड़े रह जाते हैं। संवेगात्मक स्थिति, इमोशनल कंडीशन, सीखने में क्या होता है कि संवेगात्मक स्थिति क्या है, वो एक महत्वपूर्ण कारक है। संवेगात्मक रूप से स्वस्थ विद्यार्थी शीघ्रता से सीख जाता है। जो अच्छा बालक है, जो पॉजिटिव रहता है, सकारात्मक रहता है, स्वस्थ रहता है, वो संवेगात्मक जल्दी सीख जाता है। कहीं बच्चा क्रोधी है, झेपू है, दुखी है, विद्यार्थी में सीखने की क्षमता कम होती है। अगर बच्चा क्रोधी, उसको गुस्सा बहुत आता है तो वो जल्दी सीख नहीं सकता।
रोने वाला है, डांट दो रोने लगता है, चिढ़ जाता है, खींच जाता है, गुस्सा आ जाता है, पटका पटकी करने लगता है, नहीं सीख पाएगा, है ना, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति पॉजिटिव नहीं रहती है। चलिए, जो लड़ाई भिड़ाई में बच्चे आगे होते हैं वो जल्दी नहीं सीख पाते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो बढ़िया तरीके से सीखते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य भी तो बहुत निर्भर करता है, अच्छे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, अरस्तु जी ने कहा है ये बात, है ना। शारीरिक स्वास्थ्य भी तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी शिक्षा में। अधिकांश यही पाया जाता है कि जो बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं वे जल्दी सीखते हैं। आप गए हो पढ़ने, पेट में हो रहा है दर्द, कहाँ सीख पाओगे, है ना, और जल्दी अनुक्रिया भी करते हैं। शारीरिक रूप से अस्वस्थ बालक कक्षा में शिक्षण के समय अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। रात भर तो देखे हो मोबाइल में क्या इंस्टाग्राम रील्स, तो दिन में पढ़ाई कहाँ होगी, है ना, नींद आएगी आपको। इसलिए अगर आप शारीरिक रूप से पूरी तरीके से स्वस्थ हैं तभी आप सीख पाएंगे। कक्षा कार्य और गृह कार्य में भी रुचि नहीं लेते हैं। चलिए, यहां पर बच्चों की बात हो रही है, बच्चे थोड़ा इंस्टाग्राम रील देखते हैं, आप लोग देखते होंगे। मानसिक स्वास्थ्य है, मेंटल हेल्थ, मन के अस्वस्थ होने पर कुछ भी करने या सीखने में शीघ्र ही थकान और अरुचि उत्पन्न हो जाती है। अगर आपका मन अस्वस्थ है, किसी से लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है ना, तो वहां पे क्या होगा, आपका मन क्या होगा, अस्वस्थ हो जाएगा, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ने में। मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है, जिससे सीखने की प्रक्रिया शिक्षण रुक जाती है, हाँ, शिक्षण प्रक्रिया रुक जाती है। अतः मानसिक स्वास्थ्य सीखने की प्रक्रिया को बहुत प्रभावित करता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मतलब हमेशा पॉजिटिव रहिए, बस सीधी सी बात है। परिपक्वता, मैच्योरेशन, अधिगम पर परिपक्वता का काफी प्रभाव पड़ता है। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से परिपक्व विद्यार्थी नई विषम सामग्री को सीखने के लिए सदैव तत्पर, उत्सुक, तैयार रहते हैं। उन्हें सीखने में कोई कठिनाई नहीं होती और शक्ति एवं समय का जो है नुकसान भी नहीं होता, समय बर्बाद नहीं होता, शक्ति खराब नहीं होती, अच्छी जगह हमारे हम लोग फोकस कर पाते हैं। इसके विपरीत अपरिपक्व विद्यार्थी के सीखने में समय और शक्ति, जो बालक मैच्योर नहीं है सीखने के लिए, बालक गया है 3 साल का बालक पढ़ने गया है ना, आप उसको पढ़ा रहे हो कि जो बच्चे 5 साल के पढ़ रहे हैं वो चीजें, तो बालक मैच्योर हुआ नहीं है, आप उसको सिखा रहे हो, कहाँ सीख जाएगा, है ना। प्ले ग्रुप का बच्चा है, आप उसको टेबल सिखा रहे हो, कहाँ सीख जाएगा, नहीं सीख पाएगा। कॉल्सेनी कहते हैं कि परिपक्वता और सीखना पृथक क्रियाएं नहीं है, अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि एक दूसरे से अविच्छिन्न रूप से संबद्ध और एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, निर्भर करती हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्लास कैसी रही जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और इसमें कुछ और कारक रह गए हैं, वो मैं आपको इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। जैसे अध्यापक से संबंधित कारक हो गए, वातावरण से संबंधित कारक हो गए, अनुदेशन से संबंधित कारक हो गए, एक से कारक जरूर पूछेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग क्लास में बने रहिए, बने क्या रहिए, मतलब नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, एसपी सराफ व्लॉग्स के नाम से मेरा दूसरा चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे वहां भी फॉलो करने का प्रयास करें। आज की क्लास कैसी रही, बिना कमेंट बिना लाइक आप नहीं जाएंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, बाकी क्लासेस जब आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी।